Hello everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम इंटेस्टाइनल जूस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम पैनक्रियाटिक जूस के बारे में डिस्कस किए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा टॉपिक इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस की बात करें तो ये भी एक सिक्रीशन है जो कैसा होता है, वाटरी सिक्रीशन होता है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं और हम कहते हैं कि जो हमारा डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के कंप्लीट हो जाता है और मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम पढ़ रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और हम कहते हैं कि जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है वो कैसा होता है, ये भी एक वाटरी सिक्रीशन होता है। और अगर कलर की बात करें तो ये एक पेल येलो कलर का कलर होता है। मतलब पेल बोले तो बहुत फीका सा, बहुत हल्का येलो कलर। ठीक है, तो हल्का येलो कलर होता है और कैसा होता है, वाटरी सिक्रीशन होता है। और हमको पता है इसका नेचर भी कैसा होगा, इसका नेचर भी एल्केलाइन ही होगा। क्यों? क्योंकि हम डाइजेशन कहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ रहे हैं। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो मीडियम कैसा होना चाहिए, मीडियम हमारा एल्केलाइन ही होना चाहिए। स्टमक में मीडियम एसिडिक था बट यहाँ पे मीडियम एल्केलाइन ही होगा। तो इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं सकस एंट्रिकस। सकस एंट्रिकस refers to the क्लियर पेल येलो वाटरी सिक्रीशन। ये जो सकस एंट्रिकस है ये किसको रेफर्स करता है, क्लियर पेल येलो वाटरी सिक्रीशन को। तो इसीलिए इंटेस्टाइनल जूस का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं सकस एंट्रिकस। तो अगर आपको मान लीजिए कोई कह देता है सकस एंट्रिकस तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप कहेंगे अच्छा बड़ा गेम, तो तुम तो इंटेस्टाइनल जूस के बारे में ही बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे तो ये चीजें पता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि इसको हम क्या कहते हैं, सकस एंट्रिकस। और ये सकस एंट्रिकस किसको रेफर करता है, क्लियर पेल येलो वाटरी सिक्रीशन को। ठीक है, चलिए। फ्रॉम ग्लैंड लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल इट इज सिक्रेटेड बाय, कहां से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है क्रिप्ट्स ऑफ लीवर से। कहां से सिक्रीट होता है, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर से ये सिक्रीट होता है। एल्कलाइन इन नेचर होता ही होता है, आपको पता है। क्यों एल्कलाइन इन नेचर है, क्योंकि इसके पास सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। इन दोनों के प्रेजेंट होने की वजह से इसका नेचर कैसा हो जा रहा है, इसका नेचर एल्केलाइन हो जा रहा है। तो हमने कहा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सकस एंट्रिकस। इसको सकस एंट्रिकस कहते हैं। सकस एंट्रिकस जो रेफर करता है क्लियर पेल येलो कलर वाटरी सिक्रीशन को। सिक्रेट कहां से हो रहा है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर से हो रहा है। एल्केलाइन इन नेचर होता है। एल्केलाइन इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि इसके पास सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेजेंट होने की वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है, इसका नेचर हो जाता है एल्केलाइन इन नेचर हो जाता है ये। ओके, इसके पीएच की बात करेंगे। जब एल्कलाइन इन नेचर है तो ऑब्वियस सी बात है पीएच जो है वो 7.5 7.1 से ऊपर ही होगा। तो इसका जो पीएच होता है वो लगभग 7.5 से 8 पीएच के बीच में होता है। या थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हाँ कोई फिक्स पीएच है, थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जो वेरिएशन क्या है, 7.5 से लेकर के 8 पीएच हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना है, 7.5 से 8 पीएच तक है। और ये कई एंजाइम्स, ये जो सिक्रीशन है इसमें कई एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कई मतलब कई एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका डाइजेशन में बहुत अच्छा रोल है। जिसमें आपको देखने को मिलेगा इंट्रोकाइनेस, इंट्रोपेप्टाइडेज जिसको कहते हैं, फिर अमाइनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, स्पेसिफिक डाइसैकेराइड्स, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। जिसमें एज आता है, मैं बोलती हूँ वो एंजाइम होता है। अगर एज लगा है तो वो एंजाइम है। किसका एंजाइम है, नाम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिसका एंजाइम होता है वैसा ही मिलता जुलता नाम होता है, बस एज उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोटाइडेज की अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं
न्यूक्लियोटाइडेज। तो ये किसका है, एज लगा हुआ है, तो भाई ये क्या होगा, एंजाइम होगा। किसका एंजाइम है, किसको ब्रेक करेगा, न्यूक्लियोटाइड को। किसको करेगा, न्यूक्लियोटाइड को। क्यों, नाम से देखिए हमने पकड़ लिया ना। तो उसी तरीके से हम कहें एज 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 अगर लगा हो तो दैट मीन्स व्हाट, कि ये क्या है, ये एंजाइम है। और किसका एंजाइम है, नाम से समझ में आ जाता है। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट है, जिनका नाम हमने पढ़ा है, अब हम उनको देखेंगे कि ये काम क्या करते हैं। नाम तो जान लिया, अब काम जानेंगे कि इनका काम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। इंटरकाइनेज। इंटरकाइनेज बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है भाई, पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में आप देखोगे तो मैंने बहुत अच्छे से बताया है इंटरकाइनेज का काम क्या है। तो इंटरकाइनेज का काम क्या होता है, वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनोजेन बोले तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन, और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन को एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है, उसके एक्टिव फॉर्म में ये चेंज करता है। तो इसका काम क्या है इंटरकाइनेज का, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना। ये आपको पहले से पता था। अब बात आता है अमाइनो पेप्टाइडेज। अब आप सोचने की बात करो, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर दो कि मैम ने कहा है अभी कि यार एज लगा है तो एंजाइम है, और किसका है, किस चीज के साथ काम करेगा। तो ये समझने के लिए हमको इसका नाम ही देखना पड़ेगा। तो इसका नाम देखो, अमाइनो पेप्टाइडेज, मतलब अमाइनो एसिड्स के साथ कुछ खेल है इसका, अमाइनो एसिड्स के साथ ये कुछ कर रहा है। तो आप ऐसे करके अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल करके आप चीजों को पकड़ लेते हो। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे बता दूंगी, आप सुन लोगे, वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा कि जितना कि आप अपना दिमाग यूज करोगे। जब एक बार आप अपना दिमाग यूज कर लोगे, अपने ट्रिक्स यूज करोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स यूज करके चीजों को समझ लोगे ना, तो वो चीज आपको भूलनी नहीं है, वो चीज आपको कभी नहीं भूलेगी। मैं बताऊंगी तो वो चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी, लेकिन उसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, अपने टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करने हैं। अपने टिप्स एंड ट्रिक्स को आप यूज करोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी, वो आपको भूलेंगी नहीं। तो जब मैंने एक ट्रिक बता दिया कि भाई एज लगा हुआ है तो एंजाइम है, किसका है, किससे रिलेटेड है, ये पता करने के लिए आप नाम को अच्छे से देखो। तो आप जब भी हम कोई नया यूज स्टार्ट करने जाएंगे तो पहले आप ये काम करोगे। जैसे मैंने अभी बताया कि अमाइनो पेप्टाइडेज मतलब कि यार कुछ ऐसा है, एज है, एंजाइम है, अमाइनो पेप्टाइड मतलब पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते ही हैं, उसी से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, catalyze the cleavage of amino acids from the amino terminal of protein और peptide substrate। जो प्रोटीन या पेप्टाइड्स होती हैं, जो पॉलीपेप्टाइड्स होती है, उसमें ये क्लीव करता है अमाइनो एसिड्स को, लेकिन कहाँ से करता है, एन टर्मिनल से, अमाइनो वाले पे ही करता है। एक कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है, एक एन टर्मिनल होता है अमाइनो। तो ये एन टर्मिनल से, जैसे हमारे पास ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, आप देख रहे होंगे कि ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन हमें दिख रही है। ठीक है, ये एन टर्मिनल हो गया, ये एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, फिर कार्बोक्सिल टर्मिनल हो गया। ऐसे बहुत से हो सकते हैं, हो सकता है 6-7 अमाइनो एसिड हो जाए, एन ए, फिर यहाँ पे सी टर्मिनल आए। जरूरी नहीं कि मैंने 4 लिखा है तो 4 ही होगा, ये कितना भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्लीव करता है अमाइनो एसिड्स को। मैंने पहले ही बताया डाइजेशन का मतलब ही क्या है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन एज इट इज एब्सॉर्ब नहीं की जा सकती हैं, एज इट इज यूज नहीं की जा सकती, इनको हमको ब्रेक करना होगा, इनके सिंपलर फॉर्म में, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ेगा। तो वो तोड़ने का काम ये अमाइनो पेप्टाइडेज कर तो रहा है, लेकिन ये सिर्फ कहाँ पे तोड़ रहा है, ये तोड़ रहा है आपका अमाइनो पेप्टाइडेज जो है वो सिर्फ एन टर्मिनल पे ही काम करेगा। ठीक है,
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज याद है, जो सी टर्मिनल पे काम कर रहा था। ये अमाइनो पेप्टाइडेज ये एन टर्मिनल पे काम कर रहा है। तो ये एन टर्मिनल से अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करेगा और उनके अलग अलग उनको कर देगा, यही इसका काम है। ठीक है, और आपको बता दें ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन इन लोग को जोड़ रही है, इनको जोड़ने वाली लाइन है, मतलब एक बॉन्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, किस बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये आपका होमवर्क है, ये आप बताओगे कि अमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स बनाते हैं वो आपस में किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, जरूर बताइएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए, ये आपको बूस्टअप करेगा, आपके नॉलेज को बूस्टअप करेगा। जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उससे जितनी रिलेटेड चीजें आती हैं उसको सोचने की कोशिश किया करिए, उसको सोचा करिए, उसको रिलेट किया करिए, ताकि आप चीजों को बहुत आसानी से समझोगे और ज्यादा टाइम तक रिटेन कर सकोगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आप कभी भूलोगे नहीं चीजों को और आपका कॉन्सेप्ट हमेशा, आपका एक कॉन्सेप्ट मैप हमेशा बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, जरूर बताइएगा कि अमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है उसमें ये सारे कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं। गूगल नहीं करिएगा, चिटिंग नहीं मारिएगा, पहले आप अपने से करने की कोशिश करिएगा। पहले अगर एकदम नहीं ही याद आ रहा है, वैसे आप लोग बहुत स्मार्ट हो यार, इतने तो स्मार्ट हो ही कि आप इसको यूं बता लोगे, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है देन किसी की हेल्प लीजिए या गूगल करिए। इससे क्या होगा कि आपको ये याद रहेगा कि यार मैंने इसको बहुत खोजा, नहीं मिला, तो फिर हम गूगल किए तब जाकर के मिला, तब जाकर के मिला। तो ये चीज आपको याद रहेगी क्योंकि इसके पीछे आपने कुछ मेहनत करा है, तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा कि हाँ ये कैसे एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम आया क्या? डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज देखिए, हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हमारा काम ही है हमें बताना है। ठीक है, हम ऑफलाइन क्लास में नहीं है कि हम यहाँ पे चीजों को रोक के पहले आपसे पूछ दे, चलिए मैंने आपको कहा था ना बताइए डाइपेप्टाइडेज का क्या होगा। तो आप ये काम करिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि डाइपेप्टाइडेज का क्या हो सकता है। ठीक है, एज लगा है तो एंजाइम होगा, किसका एंजाइम होगा, ये सारी चीजें सोच के आप लिखने की कोशिश करिए, हो सकता है आप समझ जाओ। ठीक है, तो द टाइप ऑफ दिस द डाइपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइडेज क्या करता है? एक्ट ऑन डाइपेप्टाइडी, डाइपेप्टाइड पे एक्ट करता है भाई, सिंपल सी बात है। डाइपेप्टाइड पे एक्ट करता है एंड फॉर्म देयर कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स, और उनके कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स को फॉर्म कर देता है। अब आप देखो यहाँ पे ये हो गया एन टर्मिनल, ये हो गया एन टर्मिनल और ये हो गया सी टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? डाइपेप्टाइड है। क्या है? ये हमारा एक डाइपेप्टाइड है। अब ये डाइपेप्टाइड है, अब ये जो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम है, ये डाइपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो आएगा और यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्ट करेगा और इन दोनों को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके इनको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में तोड़ देगा। जहां आप देख पा रहे होंगे एक अमाइनो एसिड्स आपका ये है और दूसरा अमाइनो एसिड्स आपका ये है। तो एक डाइपेप्टाइड है हमारा जिसके लिए एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं डाइपेप्टाइडेज। वो डाइपेप्टाइडेज आ रहा है, इस डाइपेप्टाइड पे एक्ट कर रहा है और इनको इनके कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में तोड़ दे रहा है। मतलब डाइजेशन ही तो करा रहा है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट कर रहा है। वो उनको तोड़ करके अलग अलग एक मान लो क्या होता है कि हमारे पास बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड की चेन है। कुछ एंजाइम हमारे पास ऐसे हैं जो सी टर्मिनल पे काम कर रहे हैं जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कुछ ऐसे हैं जो एन टर्मिनल पे काम कर रहे हैं अमाइनो पेप्टाइडेज। तो ऐसा भी तो होगा, कुछ ऐसे भी हो सकता है जो जुड़े हुए रह जाएं। तो जितने भी जब दो बचे रह जाएंगे उनको तोड़ने के लिए कौन आएगा? उनको तोड़ने के लिए हमारा डाइपेप्टाइडेज आएगा और वो फाइनली हर अमाइनो एसिड्स को अलग कर देगा। अब क्या होगा? वो अपने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो हमारे लिए एब्जॉर्ब कर पाना बहुत इजी हो जाएगा। Now the next one is specific disaccharides। अब क्या है?
कुछ स्पेसिफिक डाइसैकेराइड्स हैं जो भी कुछ काम, वो भी कुछ कर रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज आर द डाइसैकेराइड्स व्हिच हाइड्रोलाइजेस डाइसैकेराइड्स इनटू मोनोसैकेराइड्स। ये डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में काम तोड़ रहे हैं। अब आप सोचो कि माल्टोज को तोड़ना है, तो हमने कहा था क्या होता है, एंजाइम कैसे बनता है, जो रहता है उससे रिलेटेड नाम रहता है, उसमें एज लग जाता है। तो माल्टोज को तोड़ना है, माल्टेज कर दीजिए, क्या हो जाएगा? माल्टेज आएगा, इस माल्टोज पे एक्ट करेगा और वो ग्लूकोज और ग्लूकोज को अलग अलग कर देगा, मतलब उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ दे रहा है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। सेम उसी तरीके से आया सुक्रोज। अब इसका एंजाइम बनाने की कोशिश करो, आप इसका एंजाइम बनाने की कोशिश करो, सुक्रोज। सुक्रोज हमें क्या करना है, इसी से रिलेटेड नाम लेना, लास्ट में एज लगा देना, तो हम कहेंगे सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रेज, एज ही तो लगाना है, सुक्रेज कर दिया। ठीक, अब ये सुक्रेज जो होगा ये सुक्रोज पे काम करेगा और कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। फिर सेम वही काम है लैक्टोज के साथ, लैक्टोज आएगा, लैक्टेज उस पे एक्ट करेगा और वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में उसको तोड़ करके अलग कर देगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक डाइसैकेराइड्स हैं, जैसे माल्टोज पे काम कौन कर रहा है, माल्टेज, सुक्रोज पे सुक्रेज, लैक्टोज पे लैक्टेज। ठीक है, अब बात आती है किसकी, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनीज। अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनीज, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनीज नाम से समझ में आ रहा होगा किस पे काम कर रहा होगा, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनीज। ठीक है, डेक्स्ट्रीन्स पे। इट हाइड्रोलाइजेस अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लूकोज पार्टिकल। अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन को हाइड्रोलाइज करके उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ देता है। जैसे अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन है, उस पर अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिनेज एक्ट करेगा और वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब नेक्स्ट जो आता है न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइडेज। Nucleotides and nucleosides. The nucleotides act upon the nucleotides and convert them into nucleosides, and this nucleosides is further hydrolyzes into pentose sugar. अब आप कुछ मत करो, अब आप फटाक से डीएनए को याद करो कि डीएनए को जब हम बना रहे थे तो कैसे बना रहे थे, जैसे बना रहे थे उसी तरीके से तोड़ देंगे। जो जो चीजें मिलकर के बनी थी वो चीजें बस अलग करते जाना है और टूट जाना है। तो वही कर रहा है। सबसे बड़ी यूनिट क्या थी? न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड से छोटी न्यूक्लियोसाइड्स। तो पहले क्या होगा, ये क्या करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं न्यूक्लियोटाइडेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देते हैं पहली बार। फिर क्या होगा, अब हमको न्यूक्लियोसाइड मिल गया तो अब न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए कौन आएगा, उससे रिलेटेड न्यूक्लियोसाइडेज। अब ये न्यूक्लियोसाइडेज जो है, जो बचा है चीज, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, इनमें उनको तोड़ देगा। तो डीएनए या जो न्यूक्लियोटाइड हैं हमारे, वो भी क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे फॉर्म में टूट जा रहे हैं। हम क्या करते थे, जो हमारे पास पेंटोज शुगर होता था, नाइट्रोजनस बेस होता था, वो आपस में जुड़ते थे तो न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोसाइड्स जुड़ते थे तो न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता था। उसी तरीके से हम तोड़ रहे हैं, पहले हम न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ रहे हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड्स में टूट जा रहे हैं। फिर हम न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, अपने पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस में टूट जा रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन यहाँ पे खत्म होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म मतलब कि डाइजेशन खत्म, यहाँ पे जितना डाइजेशन हमारी बॉडी में होना था वो अल्टीमेटली आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसके आगे कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। अब यहाँ पे एक और चीज होता है, डाइजेशन हो गया तो अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन मैं आपको अलग वीडियो में पढ़ाऊंगी ताकि आपको समझ में आया, हाउच पौच ना हो चीजें। इसमें हम डाइजेशन के बारे में देखेंगे, अलग वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन के बारे में देखेंगे। तो हमको ये पता चल गया कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। थोड़ा सा अमाउंट स्टमक में होता है लेकिन ज्यादा जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसके बाद क्या होता है, जो बचा खुचा चीज रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है।
तो हम इसी वीडियो में ये भी देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। बहुत छोटी सी कहानी है, उसको भी हम देख लेंगे और दूसरे वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और एब्जॉर्प्शन के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा डाइजेशन का, ठीक है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जितना सिंपल कर सकती थी उतना सिंपल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करी हूं और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पुट्रिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन। पुट्रिफिकेशन मैंने आपको बताया था सड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इनहेबिटेड बाय न्यूमरल सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। बहुत से सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट होते हैं, उन जो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन एंड पुट्रिफिकेशन कराते हैं। फूड का फर्मेंटेशन कराते हैं और पुट्रिफिकेशन कराते हैं। फर्मेंटेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस वेरियस गैसेस, और आपको पता है वेरियस गैसेस प्रोड्यूस करती है सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन एंड एसिड लाइक लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड सो ऑन। तो क्या होता है, फर्मेंटेशन और पुट्रिफिकेशन जो लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो उस टाइम में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, गैसेस मिल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, कुछ एसिड्स भी हैं जैसे लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। इसके अलावा क्या हो रहा है, बिसाइड दिस it also produces amine which is responsible for bad smell of human feces। जो human feces होते हैं उनकी bad smell के लिए कौन responsible होता है, वो amines responsible होते हैं। और वो भी किसकी वजह से हो रहा है, वो भी large intestine की वजह से हो रहा है, ठीक है। और ये एक्सेस वाटर को भी, जो एक्सेस वाटर अगर रह गया है तो उसको भी रीअब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ही काम है। सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहा है, इसलिए लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा लंबा भी वही होता है। लेकिन स्टिल हम उसको कहते हैं क्या, कि स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उसकी चौड़ाई जो होती है वो छोटी होती है, इसके लिए हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे आपका डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। हमें 1-2 वीडियोस और लगेंगे जिसमें हम एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट कर लेंगे, जिसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।